गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मनुष्य में भ्रूणीय जनन। मनुष्य में भ्रूणीय जनन का मतलब क्या होता है, इसके पहले की जो हमने प्रक्रिया पढ़ ली थी जिसे हम निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन यदि हो जाता है तो निषेचन के बाद जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती है उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। बदलाव क्या होते हैं, जैसे कोशिकाएं विभाजन होता है। तो ये विभाजन कब शुरू होता है, निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद क्या बन जाता है, दोनों मतलब कि मेल और फीमेल मतलब नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं हम कि जो नर एवं मादा के जो न्यूक्लियस होते हैं, गैमेट्स या फिर शुक्राणु एवं अंडाणु के जो केंद्रक होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं या उनका संयुग्मन हो जाता है तो जो फर्स्ट कोशिका बनती है उसे बोला जाता है युग्मनज। ये जो युग्मनज होता है इसमें क्लीवेज या विदलन शुरू होता है। विदलन का मतलब ये होता है कि जो अंडाणु होता है उसके कोशिका द्रव्य और केंद्रक में का अनुपात अधिक होता है, मतलब बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण वो अलग अलग भागों में बट जाती है। तो इन भागों को बोला जाता है ब्लास्टोमियर या कोरक खंड। तो ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, नाम थोड़े टिपिकल होते हैं इसके। तो ये मैं आपको डायग्राम से भी शो कर सकती हूँ, डायग्राम से भी शो करूँगी आगे कि ये क्या होता है। पर पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं कि जब बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं, जो हमने ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं पढ़ी थी, तो ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं यदि बन जाती है तो इनमें क्या होता है, विदलन होता है। तो विदलन के कारण बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं और लगभग 72 घंटे के बाद 12 कोरक खंड बन जाते हैं। तो ये 12 कोरक खंड जो होते हैं तो भ्रूण की इसी अवस्था को बोला जाता है मारुला अवस्था, जो मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगी कि मारुला अवस्था क्या होती है। तो प्रथम कोशिका जो विभाजित हो जाती है और आफ्टर 72 घंटे मतलब 72 घंटे के बाद जो प्रथम कोशिका बनती है, जो विभाजित कोशिकाएं बनती हैं, उनको बोला जाता है मारुला अवस्था। मारुला अवस्थाएं जो होती है वो अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खंड होते हैं, जिन खंडों को बोला जाता है कोरक खंड। और इन खंडों में क्या होता है, छोटी और बड़ी कोशिकाएं होती हैं। तो जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उनको ट्रोपोब्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं, और जो बड़ी कोशिकाएं होती है उनको फॉर्मेटिव कोशिकाएं बोलते हैं। क्योंकि ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब प्रक्रिया कहाँ होती है, स्त्री गर्भाशय के अंदर। अब क्या होगा, अब होगा कोरक पुटी का निर्माण। तो जो ब्लास्टोमियर की जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब कि जो कोरक पुटी की जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती है, अंदर ही अंदर एक तरह से देखा जाए तो एक गड्ढा बना लेती है या एक खांच बना लेती है, एक कैविटी बना लेती है। तो उस कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो जैसे ही गर्भाशय के अंदर ट्रोपोब्लास्टिक कोशिकाएं क्या होती हैं, जो मारुला होता है, मारुला अवस्था में जो छोटे आकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ट्रोपोब्लास्टिक कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या करने लगती हैं, ये कोशिका एक द्रव का स्त्राव करने लगती है, और ये द्रव कहाँ आ जाता है, सभी कोशिकाओं के बीच में आ जाता है। और बीच में क्या बन जाती है, एक गड्ढा बन जाता है, एक कैविटी बन जाती है। इसी को बोला जाता है ब्लास्टोसिल। और इस ब्लास्टोसिल के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। तो ये जो द्रव होता है, जब भ्रूण जब बढ़ता है या भ्रूण जो होता है वो जब कोशिकाओं में विभेदित होता है तो उसको पोषण प्रदान करती है। तो जो भ्रूण की इस अवस्था को ही क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। तो इस समय जो भ्रूण होता है वो चारों ओर से जो आपको पता था कि जोना पेलुसिडा का भी स्तर होता है, कोरोना रेडिएटा का स्तर होता है, तो ये सब स्तर क्या होते हैं, उससे विलुप्त हो जाते हैं और वो कोशिकाओं का एक गुच्छे के रूप में बन जाता है। तो ये फिर कोशिकाएं क्या होती हैं, जोना पेलुसिडा की कोशिकाएं तो विलुप्त हो जाती हैं, और आसपास की जो कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। इन चपटी कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्टिक कोशिका बोला जाता है। ये डायग्राम में मैं आपको बता दूंगी और अच्छे से। और भीतरी कोशिकीय पिंड को एम्ब्रियोब्लास्ट या फॉर्मेटिव पिंड बोला जाता है, जो आगे जाकर क्या बनाती है, एम्ब्रियोब्लास्ट बनाती है। और यही एम्ब्रियोब्लास्ट से ही भ्रूण का निर्माण होता है, और यही भ्रूण का जब विकास होता है तो वो बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब क्या होगा, भ्रूण का रोपण होगा।
ऊपर की जितनी भी स्तरें होती हैं या ऊपर की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्था में जो भ्रूण होता है वो मुक्त अवस्था में होता है। अब क्या होगा, भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है। तो भ्रूण जो होता है गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और एक ही जगह जुड़कर उसका विकास होता है, तो उस अवस्था को बोला जाता है भ्रूण का रोपण या इम्प्लांटेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है, मतलब अंडे का उत्सर्जन होता है, तो उसके लगभग छठे दिन जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो तो विलुप्त हो जाती है, और जो कोरक पुटी मतलब ब्लास्टोसिस्ट मैंने बता दिया था, जो गड्ढा होता है जिसमें तरल द्रव भरा होता है, उसके अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं क्या करती है, और ज़्यादा द्रव से भर जाती है, उसकी द्रव की मात्रा भी बढ़ जाती है, और उसमें जो कोशिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो लगभग 7वें दिन जो होती है एम्ब्रियोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो किससे चिपक जाती हैं, गर्भाशय की पश्च दीवार से चिपक जाती है, जिसको कि फंडस बोला जाता है। तो इसके चिपकने की जो मेथड होती है उसी को भ्रूण का रोपण या इम्प्लांटेशन बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भ्रूण के इम्प्लांटेशन या भ्रूण के रोपण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें ये होता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से या भ्रूण का गर्भाशय में फंडस वाले स्थान पर जुड़ना क्या कहलाता है, भ्रूण का रोपण कहलाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो 7वें दिन कोरक पुटी मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट जो होती है अपने एम्ब्रियोब्लास्ट वाले भाग की ओर से कहाँ जुड़ जाती है, गर्भाशय की पश्च दीवार पर फंडस वाले एरिया से चिपक जाती है। अब क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है और गर्भाशय की दीवार जो है उनसे जो कोशिकाएं जुड़ती हैं उन्हें ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। तो ये क्या करती है, कोशिकाएं बहुत तेज़ी से विभाजित होती हैं, और ये कोशिकाएं जो होती है विभाजित होकर 2 स्तर बना लेती हैं। इन स्तरों को क्या बोला जाता है, जिसे गर्भाशयी दीवार की ओर बहुकेंद्र की, जिसे सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट तथा एम्ब्रियोब्लास्ट या कोशिकीय ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। तो सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट जो होते हैं वो उंगली के समान होती है, उंगली में जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं वो उसके समान होती है, और गर्भाशय की दीवार के श्लेष्मिक स्तर में प्रवेश करके भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देती है। मतलब दोनों का अटैचमेंट का जो काम है वो क्या कौन सी कोशिकाएं करती है, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्टिक कोशिकाएं। तो इस भ्रूण का जो रोपण होता है इसे ही भ्रूण का रोपण कहा जाता है, और ये कब होता है, 8वें दिन ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब हम चित्र से देखते हैं कैसे होता है। अगर हम चित्र से देखें तो हम यहाँ से ये प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ पर से ये अंडे बनना या एग बनना शुरू हुई, ये फीमेल के अंदर चल रहा है। क्या होगा, ओवेरियन साइकिल चल रहा है, ये एग बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ और ये ओवम होता है। अब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में जो ओव्यूल होता है या जो अंडाणु होता है वो कहाँ आता है, गर्भाशय की दीवार में आ जाता है, ये बाहर आया। और अगर यहाँ पर स्पर्म द्वारा फ्यूज़न हुआ, ये क्या करता है, स्पर्म जो होता है इसका क्या करता है, फ्यूज़न करता है, ये इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, प्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, मतलब प्राथमिक केंद्रक बनते हैं। तो मेल और फीमेल के प्रोन्यूक्लियाई बनते हैं और ये पोलर सेल्स होती हैं। अब इनमें विभाजन शुरू होता है। तो फर्स्ट क्लीवेज में क्या होता है कि जो केंद्रक आपस में जुड़े थे उनमें विभाजन शुरू हुआ, ये विभाजित होते हुए दिख रहे हैं। तो केंद्रक अगर विभाजित होंगे तो ऊपर की जो केंद्रक कला है, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो भी विभाजित होगी। तो सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो ये प्रोसेस होती है यहाँ से यहाँ तक। सेकेंड डे क्या होता है, ये दो बराबर कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसको कि इनिशियल ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लास्टोमियर की जो कोशिकाएं होती है वो 2 बराबर भागों में बटी होती हैं। इनमें और ज़्यादा विभाजन होता है तो 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, और 4 कोशिकाओं में फिर से विभाजन होता है। तो थर्ड डे ये और ज़्यादा विभाजित होकर एक जैसे शहतूत नहीं होता है, शहतूत जितनी बड़ी साइज़ का ये हो जाता है, तो उस अवस्था को बोला जाता है मॉरूला अवस्था। थर्ड डे के बाद ये स्टेज होती है, और थर्ड डे से फोर्थ डे के बीच में ये स्टेजेस होती है, मतलब इतना टाइम इस स्टेज को आने में लगता है। बहुत धीमी, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप जो प्रथम कोशिकाओं का जो गुच्छा बनता है उसे मॉरूला अवस्था
बोलते हैं। इनमें फिर से विभाजन होता है और कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। तो कोशिकाओं का जो गुच्छा बनता है तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, छोटी कोशिकाएं और बड़ी कोशिकाएं। छोटी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, ट्रोपोब्लास्टिक कोशिकाएं, और बड़ी कोशिकाओं को बोला जाता है फॉर्मेटिव कोशिकाएं। अब क्या होगा, अब इनमें धीमे धीमे क्या होता है, इन्हीं कोशिकाओं से एक स्त्राव निकलता है, एक रिसाव निकलता है, जिसके कारण कि कोशिकाओं के बीच में एक कैविटी या गुहा बन जाती है या गड्ढा बन जाता है, जिसके अंदर तरल द्रव भरा होता है। ये जो तरल द्रव होता है ये ग्लाइकोजन युक्त होता है, जिसके कारण कि ये लसलसा होता है, चिकना होता है, जिसके कारण कि बीच में एक गड्ढा बन जाता है। तो इसमें भी कोशिकाएं अलग अलग भाग में विभेदित होती हैं। कोशिकाओं का वो स्थान जहाँ पर से ये जो कोशिकाओं का गुच्छा है, या इसको हम बोल सकते हैं जो 7 डे जो संरचना बन रही है उसका नाम क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो होता है ये एक तरह से गर्भाशय की दीवार से जिन कोशिकाओं से जुड़ा होता है उसको ट्रोपोब्लास्टिक कोशिकाएं बोलते हैं। आउटर जो कोशिकाएं होती हैं उनको सेल्यूलर ट्रोपोब्लास्टिक कोशिकाएं बोलते हैं। इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ये इनर सेल मास होता है, मास मतलब गुच्छा, और बाहर की जो ये जोना पेलुसिडा है आपको दिख रही होगी धीमे धीमे टूटकर अलग हो जाती है, मतलब यहाँ पर ये क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब क्या होगा, अब जो होता है इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हर प्रोसेस का नाम है। इतना प्रोसेस जो होती है उसको क्लीवेज बोलते हैं। ये ओवेरियन साइकिल है, मतलब गर्भाशय के अंदर जो चक्र चलता है वो है। फिर ये बाहर जब निषेचन होता है तो फिर क्लीवेज होता है, फिर क्लीवेज के बाद होता है इम्प्लांटेशन। तो ये लगभग 6 दिनों तक ये प्रोसेस होती है। क्लीवेज जो होता है 6 दिनों तक होता है। फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब ये फिक्स हो गया, पहले कैसा था, ये मुक्त अवस्था में था, आपको दिख रहा है गर्भाशय के अंदर ही चल रहा है। पर अभी क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन हो गया है यहाँ पर। इम्प्लांटेशन मतलब कि ये क्या हो गया है, इसका भ्रूण का रोपण हो गया। भ्रूण कहाँ आ गया है, गर्भाशय की दीवार के अंदर। यहाँ पर जब ये दीवार के अंदर आ जाता है तो मतलब ये लगभग 7 to 8 डेज के बाद की ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आने के बाद, गर्भाशय के अंदर आने के बाद इसमें अलग अलग भाग आपको दिखाई देंगे। ये कैविटी क्या होती है, और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसको प्राइमरी योक सेक बोला जाता है। इसके ऊपर जो वॉल होती है इसको एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद मिजेनकाइम होती है, जिसको प्राइमरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजेनकाइम बोला जाता है। और फिर एम्ब्रायोनिक सिंसिटियम सेल्स का गुच्छा होता है। तो ये जो अवस्था होती है, एक्चुअली ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं को ब्लास्टुला अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ब्लास्टुला कैविटी, यहाँ पर भी ब्लास्टोसिस्ट बन गई, तो ये ब्लास्टुला अवस्था के बाद की ही अवस्थाएं होती है। तो ये जो 2 अवस्थाएं हैं इनको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए क्योंकि ये थोड़ी टिपिकल है, इसको मुझे आपको अलग से समझाना पड़ेगा कि ब्लास्टोसिल और ब्लास्टुला अवस्था के बाद जो गैस्ट्रुला अवस्था आती है, उन अवस्थाओं में भ्रूण के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं। ये बहुत ही स्लो होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद ही भ्रूण का एक्चुअली जो विकास है वो शुरू होता है। तो इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें भी कोशिकाओं की वृद्धि होती जाती है। कोशिकाएं जो होती हैं वो ज़्यादा वृद्धि कर साइज़ में बड़ी हो जाती है, भ्रूण विकसित होता है। तो थोड़ी टिपिकल है ये, तो मैं आपको इसको अलग से समझाऊंगी। थैंक यू।